हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन क्लास 6 के अंदर जो अपने चैप्टर चालू किया था बॉडी मूवमेंट, उसके अपन लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर अपन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से क्वेश्चन 100% आता है। चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल पेपर हो, चाहे स्कूल का टेस्ट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोचिंग का टेस्ट हो, चाहे घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ये चीज समझ में आएगी कि यार इस जॉइंट्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप बहुत ही बच्चों मन लगा के देखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन क्या आज कवर करेंगे? सबसे पहले अपन जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। दूसरा, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उसमें मूवमेंट किस प्रकार का होता है उसको भी अपन देखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, इस बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि जो जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन है, साथ ही मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स हैं, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, प्लेज अपने बच्चों जैसे वी आर नॉट मैजिशियंस एंड यू आर नॉट अभिमन्यु। तो जब भी प्यारे बच्चों आप इस लेक्चर को देखने बैठे तो कोशिश कीजिए आप वन गो में देखिए, अपने फोकस को बार बार खराब न करें। जब भी आप बैठे अपने साथ हमेशा नोटबुक रखिए और जो भी स्टेशनरी आपको रिक्वायर्ड है वो सब आप रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको जो भी डाउट्स उनको लिखिए, पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए और अपने नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, ये मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि दूसरों के नोट्स बोरो करके अपन पढ़ेंगे तो अपन को दिक्कत होगी, क्योंकि हर कोई नोट्स अपने हिसाब से ही बनाता है। तो अपने नोट्स अपन को खुद ही बनाने चाहिए। प्लस नोट्स ही, कई बच्चे तो नोट्स ही नहीं बनाते, तो अपन को नोट्स भी बनाने के, बिना नोट्स की पढ़ाई कैसे करोगे? लेक्चर देखने से थोड़ा ना आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो बोन आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं। इस मिलने को आर्टिकुलेट बोलते हैं। ठीक है, अब जॉइंट का मतलब हमेशा ही मूवमेंट नहीं होता है। कई तरह के जॉइंट होते हैं, कईयों में मूवमेंट होता है, कईयों में फ्री मूवमेंट होता है, कईयों में स्लाइट मूवमेंट होता है, कईयों में मूवमेंट होता ही नहीं है। जॉइंट वो जगह होती है जहां पे दो बोन्स मिलती हैं। ठीक है बच्चों, और अपनी बॉडी में कई प्रकार के जॉइंट्स हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अपनी बॉडी में मूवमेंट आता है। जैसे ये एल्बो जॉइंट, ठीक है बच्चों, फिंगर्स में जॉइंट है, ऐसे बैकबोन में जॉइंट है, लेग्स में जॉइंट है। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? तो अपनी बॉडी में जो जॉइंट है इसकी वजह से अपनी बॉडी में क्या मूवमेंट आ पाता है। अगर जॉइंट नहीं होगा तो अपनी बॉडी स्टिफ होगी, मूवमेंट नहीं आ पाएगा। तो जॉइंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना मूवमेंट और लोकोमोशन करना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाता है। देखिए बच्चों, जैसे ये एक जॉइंट है, इसको नी जॉइंट बोलते हैं, अपना घुटना, इसको अपन पटेला बोलते हैं, इसको पटेला, नी जॉइंट है बच्चों ये, है ना। ये देखिए अब यहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही हैं और यहीं पे मूवमेंट आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। जो फिक्स जॉइंट है उसे इमूवेबल भी बोल सकते हो और फाइब्रस भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं, एक तो जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है बोलते हैं फिक्स्ड, इमूवेबल या फिर फाइब्रस जॉइंट। ये एक न्यू नेम है, आप इसको हाईलाइट कर लेना, फिक्स्ड, इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई स्पेस नहीं होती है बोन्स के बीच में, और जो दो बोन्स अटैच्ड होती है वो बहुत टाइटली अटैच्ड होती हैं, टाइटली फिक्स्ड होती हैं, जिनकी वजह से उनमें मूवमेंट जो होता है बच्चों बिल्कुल भी नहीं होता है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बोन्स। जो बोन्स अटैच्ड होती हैं वो टाइटली हेल्ड होती हैं। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होता है। और जो टाइटली हेल्ड होती है वो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होती है, इसलिए इसको फाइब्रस जॉइंट भी बोला गया। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो किसी भी दो चीज को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको ऐसे कनेक्ट करता है, इतना टाइटली कनेक्ट करता है कि उसमें मूवमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो क्योंकि इस जॉइंट के अंदर प्यारे बच्चों जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टाइटली हेल्ड कर रहा है और मूवमेंट नहीं आने दे रहा,
तो इसलिए इसको अपन फिब्रस जॉइंट भी बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, फिक्स जॉइंट भी यहाँ पर बोला जाता है। उसके बाद बच्चों स्लाइटली मूवेबल या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट भी इनको बोल सकते हैं, नेम लर्न कर लीजिए इसको। इसमें क्या होता है बच्चों, जो बोन के बीच में जॉइंट होता है उसमें हल्का मूवमेंट यहाँ पर अलाउड होता है, फ्री मूवमेंट नहीं होता, स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर अलाउ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बोन्स ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा वैसे आपको पता है, मैं आप बता चुका हूँ, रीढ़ की हड्डी में जो बोन्स होती हैं, जो छल्ले होते हैं, उन्हें वर्टिब्रा बोला जाता है। तो दो वर्टिब्रा के जो बीच में मूवमेंट होता है प्यारे बच्चों, वो आपका स्लाइटली मूव, देखिए हल्का फुल्का मूवमेंट, ऐसे नहीं कि मैं पूरा चक्कर 360 डिग्री घूम रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। स्लाइट मूवमेंट होता है, इसके में बैंड हो सकता हूँ, हल्का फुल्का टिल्ट हो सकता हूँ, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता, स्लाइट मूवमेंट ही अलाउ यहाँ पर होता है। लिखा है ना, बिटवीन बोन्स ऑफ वर्टिब्रा एंड पेल्विक गर्डल। तीस है मूवेबल ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। ये वो ज्वाइंट होता है जिसमें दो बोन्स इस तरीके से मिलते हैं कि उनमें काफी फ्रीली मूवमेंट अपन को देखने को मिलता है। इसमें जो स्पेस होती है प्यारे बच्चों दो बोन्स के बीच में, उसे साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। और साइनोवियल कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये लुब्रिकेशन का काम करता है एक तरीके से, हालांकि काम बहुत सारे होते हैं, पर इसका एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है लुब्रिकेशन। जैसे अपन ऑयल डालते किसी भी चीज को ऐसे फ्री करने के लिए, जैसे ये समझिए अपन जैसे ब्रेक्स में ऑयल डाल देते हैं, ब्रेक के वायर में, ब्रेक के अंदर नहीं, वरना ब्रेक प्रॉपर नहीं लगेगा। जैसे जहाँ पर टायर बराबर नहीं घूमा तो अपन ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। जो चेन होती है प्यारे बच्चों उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। आ रही बात समझ में, है ना। तो जो आपका फ्रीली मूवेबल है या मूवेबल जैसे साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, इसमें दो बोन्स इस तरीके से मिलती हैं कि एक दूसरे के ऊपर एक्सटेंसिवली मूव कर सकते हैं। इन जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों एक तरीके से आपको ग्रीसी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है और एक फ्री मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये भी जैसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जो प्यारे बच्चों, जो मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल बोलते हैं साइनोवियल, इसको भी है ना अपन ने कई पार्ट्स में तोड़ा गया है। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिन्होंने भी वीडियो गेम खेले। आजकल वीडियो गेम के जो रिमोट्स होते हैं जिन्हें आप कंट्रोलर बोलते हो, प्ले स्टेशन के बारे में सब ने सुना होगा बच्चों। प्ले स्टेशन के बच्चों के पास होगा, जिनके पास नहीं होगा तो भी उन्होंने खेला जरूर होगा, जो उन्हें खेला भी नहीं होगा उन्हें जानकारी जरूर होगी भाई किस तरीके का वो दिखाई देता है। तो जब भी आप उस PS3 के रिमोट को देखोगे, प्ले स्टेशन के रिमोट को जिसको कंट्रोलर बोलते हैं, तो उसमें से जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक ऐसे घूमती है, उसमें जैसे गियर सा होता है जिसको जॉयस्टिक बोलते हैं, ऐसे गियर टाइप उसे जॉयस्टिक भी बोला जाता है। तो फ्रीली रोटेट करता है, ऐसे घूमता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक बॉल होती है, वो ऐसे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में, कटोरी नुमा स्ट्रक्चर में फंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आराम से बहुत जोरदार मूवमेंट देखने को मिलता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 360 डिग्री मूवमेंट ही वहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें एक बोन क्या करती है, बॉल लाइक हेड बनाती है जो कि दूसरे सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है। ठीक है, अब जिसमें हेड होता है वो ईजिली मूव करते हैं ऑल दी डायरेक्शन, 360 डिग्री आप बोल सकते हो। एक तो आपका शोल्डर ज्वाइंट देखिए पूरा 360 डिग्री घूम पा रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब दोनों तरीके से, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, वैसे भी हिप जॉइंट जो होता है, ये हिप जॉइंट, वैसे भी जो अपनी लेग्स होती है, जो लोग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं वो आराम से इसको 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, तो जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो इजीली अपने लेग्स को स्ट्रेच कर लेते हैं, पूरा सर तक ला सकते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ आता है, इट इज़ पॉसिबल। देखिए अगर आप इसमें देखें शोल्डर जॉइंट है, तो देखिए शोल्डर, ये जो अपनी ऊपर वाली बोन है, इसमें देखिए ऐसे आपको गोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इधर आपको ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर से फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपको 360 डिग्री मूवमेंट देखने को मिलता है। उसको बोलते हैं बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये तो हो गई बॉल, ठीक है, और ये यहां पर हो गया सॉकेट। ना हिंज जॉइंट, अपने जो गेट होते हैं ना गेट, उनमें जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब जैसे ये गेट है, ये यूं खुलेगा, यहाँ तक खुलते उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता, एक ही प्लेन में मूवमेंट आता है। जैसे ये गेट है, इसको आप खोलोगे तो इतना तक खुलेगा, इससे ज़्यादा नहीं खुलता, एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है। क्योंकि जो इनको अपन जो हिंज लगी होती है इनको अपन कब्जा भी बोलते हैं। जिनको नहीं पता हिंज, तो हिंदी में इनको कब्जे बोला जाता है। बच्चे जानते होंगे कब्जा कैसे कहते हैं। फिर गेट आप देखना, गेट को आप घुमाओगे ना
तो एक 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 जॉइंट होता है, एक लोहे का स्ट्रक्चर होता है मेटालिक का, जिसके ऊपर वो गोल गोल घूमता है। तो वो जो इतना छोटा सा पोर्शन होता है ना जिससे गेट गोल घूमता है, उसको अपन हिंज जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट क्या करता है, एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे एल्बो जॉइंट, देखिए ये एल्बो जॉइंट इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये घूम रहा है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये हिंज जॉइंट होता है जो कि बेसिकली एक प्लेन में ही मूवमेंट कराता है। ये कह दो 180 डिग्री, ये देखो लेकिन एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। इसमें भी देखिए आप, अपना जो घर का गेट होता है उसमें ये लगा होता है, ये एक हिंज जॉइंट है जिसे हिंदी में अपन कब्जा भी बोलते हैं, हिंदी में भी कॉल इट कब्जा। मुझे भी कब्जे के बारे में कब पता लगा, कुछ 2-3 साल पहले हमारे घर में काम चला था लकड़ी का, तो सामान मैं ही लेके आता था, वो मुझसे कब्जे मंगाता था, तब मुझे पता पड़ा ये कब्जा होता है। ठीक है, हिंज जॉइंट होता है बेसिकली, इसमें ऐसा मूवमेंट होता है कि एक ही प्लेन में होगा और इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अपनी एल्बो में 180 डिग्री अराउंड ऐसा मूवमेंट से अपन को देखने को मिलता है रफली। तो सिंपल है, इट अलाउस डायरेक्शन इन वन प्लेन ओनली। हिंज जॉइंट एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। बच्चों इसमें एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जो भी अपन जॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल के नेम्स आपको लर्न नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, पिवट जॉइंट, दिस जॉइंट अलाउज ओनली अ रोटेटरी मूवमेंट ऑफ वन बोन ओवर द अनदर। जैसे एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, इसमें एक ही तरह का मूवमेंट होता है, वो स्लाइट रोटेटरी मूवमेंट। जैसे इसकी बात हो रही है, देखो ये मूवमेंट हो रहा है, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, स्लाइट रोटेटरी मूवमेंट होगा, उसको बोलते हैं पिवट जॉइंट। एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। ठीक है बच्चों, ना ग्लाइडिंग जॉइंट, इसमें क्या होता है, जॉइंट एक दूसरे पर स्लाइट ग्लाइड करते हैं, स्लाइट मूवमेंट अपन को देखने को मिलता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कार्पल इन रिस्ट एंड टार्सल इन एंकल, देखिए ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट है ना, यहाँ पे ग्लाइड मूवमेंट देखने को मिलता है, स्लाइट अपन को कार्पल्स इन रिस्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। कार्पल होती है हाथ में, टार्सल होती है पैरों में। तो ये आपको एग्जाम्पल के नेम लर्न करने हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, अब अपन ने क्या करा, जॉइंट्स को अपन एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है, सबसे पहले फिक्स जॉइंट, स्कल और पेल्विस। स्कल क्या होता है, ये खोपड़ी, खोपड़ी में कहीं भी ये तो जो लोअर जो है मैंडिबल, इसमें मूवमेंट आता है, बाकी और कहीं पे भी मूवमेंट नहीं आता। क्या आप मूवमेंट कर सकते हो कहीं पे भी स्कल में? मैं तो नहीं कर सकता। तो स्कल में जो जॉइंट होता है वो एक फिक्स जॉइंट का एग्जांपल है। आमतौर पर फिक्स जॉइंट से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्लाइटली मूवेबल यानी हल्का फुल्का मूवमेंट आपकी बैकबोन में आता है। अब मूवेबल में अपन 3 इंपॉर्टेंट है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड पिवट। बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल है हिप एंड शोल्डर जॉइंट, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट ऑलमोस्ट 360 डिग्री आप कह सकते हो यहाँ पे, है ना। मैं लिख भी देता हूँ ना। हिंज जॉइंट एल्बो में हो गया, नीज में हो गया, फिंगर में हो गया, एक प्लेन में ही मूवमेंट अलाउ होता है। पिवट जॉइंट आपके नेक में होता है। और रोटेटरी मूवमेंट जैसे नॉडिंग और टर्निंग। नॉड का मतलब होता है ऐसा मने करो, नॉडिंग कहते हैं। अपन ऐसे नहीं करते, नहीं समझ में नहीं है, नॉड करना, इसको नॉडिंग कहते हैं ना। तो नॉडिंग और टर्निंग में बच्चों ये मदद करता है। ये 3 बेसिक आपके जॉइंट्स होते हैं। इस पर 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इनसे आमतौर पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं ना। मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर मैं आपने मोशन के क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल किया है और आप द्रोणा कैंपस में आएंगे पढ़ने और ये चैप्टर एग्जाम में आएगा, तो मूवमेंट इन एनिमल्स आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम में आमतौर पे सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में मैंने कभी इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं देखे, थोड़े बहुत आते, मेनली जॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं। जो लेक्चर 1 था आपका और जो लेक्चर 2 अप टू जॉइंट्स, वहाँ से ओलंपियाड में क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको हर चैप्टर में बताते जाऊँगा क्या चीज़ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक सिंगल सेल का बना हुआ है। मैं आपको सेल पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। आपकी बॉडी एक छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, छोटी सी चीज़ को सेल बोला जाता है।
तो आपकी बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो एक सेल है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल का ही बना हुआ होता है। अगर वो एक सेल का बना हुआ है तो यूनिसेलुलर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ तो मल्टी सेलुलर। जैसे मैं कई सारी सेल्स का बना हुआ, मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। अमीबा सिंगल सेल का बना हुआ तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट करता है। देखिए डायग्राम देखिए पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो देखिए ये ऐसी शेप सी बना पा रहा है, ये ऐसे इन दो हाथ या पैर जैसे स्ट्रक्चर को बाहर निकाल रहा है। इन पैर जैसे स्ट्रक्चर को प्यारे बच्चों सूडोपोडिया बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, नकली पैर। देखो अमीबा बच्चों यूनिसेलुलर होता है, यानी सिंगल सेल का बना हुआ होता है। ये एक प्रोटोजोआ है और पानी में देखने को मिलता है। इट्स अ प्रोटोजोआ, और ये आपको पानी में देखने को मिल जाता है फ्रेश वाटर के अंदर, है ना। अब बच्चों इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इट हैज़ नो फिक्स्ड, इसकी कोई भी फिक्स शेप प्यारे बच्चों नहीं होती है। अब आप देखोगे ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज करता रहता है। तो अपनी बॉडी की शेप को चेंज, नकली पैर, इसके नकली से पैर जैसे स्ट्रक्चर है वो बनाता है, और इनकी मदद देखिए आगे खिसक रहा है, देख लो आप आगे खिसक रहा है। तो जो अमीबा होता है वो सूडोपोडिया की मदद से, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब फीट, नकली पैर की मदद से ही आगे बढ़ता है। अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटोजोआ है, पानी में देखने को मिलता है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। इट कैन चेंज इट्स शेप, इट कैन चेंज इट्स शेप, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। अब बच्चों अर्थवर्म का मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अर्थवर्म जो होता है इसको हिंदी में अपन केंचुआ बोलते हैं, और ये फार्मर का बहुत ही बढ़िया फ्रेंड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसमें आपको बताऊंगा वो क्या कारण है जिससे इसको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। तो एक मैं आपको असाइनमेंट ये ले देता हूँ कि आप पहले से ही पता करके रखिए वाई अर्थवर्म इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, लिख लीजिए, वाई अर्थवर्म इज नोन एज, ये के का मतलब होता है नोन एज का शॉर्टकट है, नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों बोला जाता है, इसका मतलब होता है नोन एज। ये बच्चों आप लोग पहले से ही पता करके रखेंगे, है ना। फिर जब अपन गार्बेज पढ़ेंगे तो उसको मैं इसका आंसर डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो बच्चों अर्थवर्म में जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की मदद से होता है। अर्थवर्म का जो स्केलेटन होता है वो लिक्विड स्केलेटन होता है। अर्थवर्म पहली बात तो बच्चों आपको आमतौर पर मिट्टी में देखने को मिलेगा, गीली जगहों में देखने को मिलेगा, और बारिश के मौसम में अपने बाथरूम्स में भी आ जाता है, कई बार अपने जो वॉश बेसिन होती है उसके अंदर भी आ जाता है। तो जो अर्थवर्म होता है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली इसका जो स्केलेटन होता है वो लिक्विड स्केलेटन होता है, मतलब इसके अंदर बोन्स नहीं होती। ठीक है, एक लिक्विड भरा होता है जिसकी वजह से उसको एक प्रेशर से लिक्विड भरा होता है जो कि इसकी बॉडी को शेप देता है। तो उसका जो स्केलेटन होता है वो लिक्विड स्केलेटन होता है, क्योंकि बोन्स नहीं होती, बोन्स आर एब्सेंट, इसमें हड्डियां नहीं होती, एक प्रेशर से लिक्विड भरा होता है जो कि इसकी बॉडी को शेप देता है, इससे इसको लिक्विड स्केलेटन बोला जाता है। बहुत फ्लेक्सिबल होता है, पानी वाली जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलता है, मिट्टी में भी देखने को मिलता है। अब अर्थवर्म में जो मूवमेंट होता है वो इसकी मसल्स की वजह से होता है। देखें ना, इट हैज़ मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीटे। सीटे क्या होता है, जैसे अपन ब्रश करते हैं तो ब्रश के ब्रिसल्स नहीं होते जो वाइट नहीं होते, वाइट धागे जिसको अपन दांतों पे रगड़ते हैं, वाइट ब्रश के अंदर वाइट ऐसे निकले होते हैं जिनको अपन दांतों पे रगड़ते हैं, उन्हें ब्रिसल्स बोलते हैं। तो जो सीटे होते हैं ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी मदद से क्या करता है अर्थवर्म जमीन पे पकड़ बनाता है और मसल की वजह से आगे मूव करता है। तो सीटे और मसल्स इन दोनों की मदद से ये मूवमेंट करता है। सबसे पहले क्या करेगा, अपने आगे पीछे देखो, इस तरह समझिए, पहले देखना, आप पहले ही आगे वाले हिस्से को बढ़ा रहा है,
फिर आगे वाले को हिस्सा फिक्स करके पीछे वाले हिस्से को बढ़ा रहा है, फिर वापस से आगे वाले हिस्से को बढ़ा रहा है, आगे वाले हिस्से को फिक्स करके पीछे वाले हिस्से को बढ़ा रहा है। तो मूवमेंट कैसे देखने को मिलता है पहले समझना प्यारे बच्चों। आप सबसे पहले आगे खिंचाइए, अब आगे फिक्स करा, अब ये जो आगे फिक्स करता है वो सीटे की मदद से फिक्स करता है। अब आगे वाले हिस्से को आगे बढ़ाया मसल्स की मदद से, फिर फिक्स किया सीटे की मदद से, फिर पीछे वाले हिस्से को खींच रहा है मसल की मदद से, फिर पीछे वाले हिस्से को फिक्स करेगा, आगे वाले हिस्से को बढ़ाएगा। ये होता है अर्थवर्म के अंदर। सबसे पहले अपने पिछले वाले हिस्से को, इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर एंड, पिछले वाले हिस्से को बोलते हैं पोस्टीरियर एंड, और आगे वाले हिस्से को बोलते हैं एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेगा, अपने पिछले वाले हिस्से को फिक्स करेगा, किसकी मदद से, सीटे की मदद से, और आगे वाले हिस्से को आगे बढ़ाएगा मसल्स की मदद से। फिर जब आगे वाला हिस्सा खींच के लंबा हो जाएगा फिर उसको फिक्स करेगा सीटे की मदद से और पिछले वाले हिस्से को आगे लेके आएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो अर्थवर्म होता है उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। मूवमेंट दो चीज़ों की मदद से हो रहा है, एक तो होती है मसल्स, दूसरा है सीटे। तो सीटे की मदद से पकड़ बनाता है, मसल्स की मदद से मूवमेंट लेके आता है, खिंचाव लेके आता है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो अपना पिछला वाला हिस्सा है जिसको पोस्टीरियर एंड बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको सीटे की मदद से फिक्स करता है और फिर मसल्स की मदद से आगे खींचता चला जाता है। जब अच्छा खासा आगे खींच जाता है उससे ज़्यादा नहीं खींच सकता, फिर आगे वाले हिस्से को फिक्स करता है और पीछे वाले हिस्से को खींच के आगे ले जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आगे बढ़ता जाता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। देखिए बहुत क्लियरली इस इमेज में आपको समझा रखा है। देखिए पहले पीछे वाले हिस्से को फिक्स कर दिया, आगे वाले को फिक्स, फिर आगे वाले को खींच रहा है, देखो पीछे वाले को फिक्स कर रखा है, आगे बढ़ रहा है, अब आगे वाले को फिक्स करेगा फिर पीछे वाले को खींचेगा। तो ऐसे बार बार ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसकी मदद से आगे बढ़ता जाता है। ये जो पकड़ बनाई यहाँ पर इसने, ये बनाई सीटे की मदद से, ठीक है, और पीछे भी जो पकड़ बना रखी है वो सीटे की मदद से। जो पकड़ बनाता है वो सीटे की मदद से बनाता है, और जैसे खिंचाव दिख रहा है आपको ये मसल्स की वजह से आता है। खिंचाव जो आता है वो मसल्स की मदद से आता है और जो पकड़ बनाता है वो सीटे की मदद से बनाता है। देखिए यहाँ पर आके पकड़ बना ली और ये जो खिंचाव आ रहा है वो मसल्स की वजह से आ रहा है। और जब इनिशियल मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे भी पीछे से पकड़ बना रखी है और ये जो खिंचाव आ रहा है मसल्स की मदद से आ रहा है। तो इस तरीके से खींचने को बोलते हैं एक्सपांशन, सिकुड़ने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन मूवमेंट से प्यारे बच्चों ये आगे बढ़ता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मूवमेंट इन स्नेल, स्नेल एक मॉलस्क है, मॉलस्क कैटेगरी है। जैसे मैंने अमीबा को प्रोटोजोआ कैटेगरी में डाला था, मैंने बोला अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ, तो वो कैटेगरी थी। स्नेल क्या, मॉलस्क, मॉलस्क एक कैटेगरी है। इसके अंदर भी बोन्स नहीं होती बट इसका एक हार्ड शेल होता है, मसल्स होती हैं इसके पास और हार्ड शेल होता है, और इसके पास एक मस्कुलर फुट भी होता है। मस्कुलर फुट से मत समझना कि इसका पैर बाहर निकल के आता है, ये है ना। अभी मैं समझाऊंगा मस्कुलर फुट क्या होता है, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं अपन पहले। आप देखिए ये आपका बच्चों स्नेल है, सॉफ्ट बॉडी है एकदम, ये इसका हार्ड स्नेल है, और नीचे जो चल रहा है ये एक मस्कुलर फुट की वजह से चल रहा है। इनको एंटीनास बोलते हैं, ये इसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो अर्थवर्म होता है बच्चों सॉफ्ट बॉडी है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी तो शेल इसको बचा, पीछे भी ये स्नेल ही है। तो क्योंकि स्नेल की बॉडी सॉफ्ट होती है तो जल्दी चोटिल हो सकती है, तो इसलिए भगवान ने इसको शेल दिया अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कोई अटैक करने आता है उसको डर लगता है, शेल के अंदर छुप के ये बैठ जाता है। ये आपको घरों में भी देखने को मिलेगा। पहले तो ये हमें घरों में खूब देखने को मिलता था, बहुत कॉमनली, इट वॉज वेरी कॉमन, ये मैंने देखा है, खूब देखा है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों जानवर कम होते जा रहे, दिखते नहीं हैं। मतलब मैंने तो सांप भी इतने लाइव देखे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं। स्नेल से तो हम खेलते थे, ये इतने बड़े बड़े भी होते हैं, एप्पल स्नेल इतने बड़े बड़े, मैंने इतने छोटे छोटे देखे थे, छोटे छोटे हमारे घर में खूब दिखते थे पहले। लेकिन आजकल पता नहीं घरों में सफाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं या समझ में नहीं आता क्या हो गया है कि कोई भी कीड़ा दिखता ही नहीं है आजकल, ये प्रॉब्लम है। सिर्फ कॉकरोच दिखते हैं या फिर मच्छर दिखते हैं, ये तो गायब भी हो गए स्नेल। तो स्नेल होते सॉफ्ट बॉडी, जिसे हम इनको पकड़ते हैं ना ऐसे घुस जाते थे अपने शेल के अंदर। तो इनके नीचे एक मसल का स्ट्रक्चर होता है, इसे मस्कुलर फुट बोलते हैं। वो मस्कुलर फुट ऐसे लहराता रहता है और इसी वेव लाइक मोशन की वजह से ये आगे सरकते रहते हैं। साथ ही साथ में जो मस्कुलर फुट होता है बच्चों, इसका जो मस्कुलर फुट होता है वो म्यूकस भी छोड़ता है। इट सीक्रेट्स म्यूकस, सीक्रेट का मतलब छोड़ना।
ये जो म्यूकस होता है ये बहुत चिपचिपा होता है और स्लिपरी होता है। तो क्योंकि ये आगे से यूं वेव होके इसके जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसमें से वेव लाइक वो मोशन आते हैं। तो वेव लाइक मोशन को और भी अच्छा कौन बनाता है? ये म्यूकस। तो इसका जो मस्कुलर फुट होता है उसमें से म्यूकस भी निकलती है, तो ताकि जब ये आगे बढ़े तो आराम से आगे बढ़े, उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़े, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो स्नेल होता है उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। जब भी कोई अटैक करता है उसको डर लगता है अपने ये शेल में छुप जाता है, तो भगवान ने शेल दिया उसको बचाने के लिए। कई साइजेस में आते हैं, इतने छोटे छोटे देखे मैंने, इतने बड़े बड़े भी आते हैं स्नेल, इतने बड़े बड़े भी होते हैं ना, एप्पल स्नेल बोला जाता है। ये जो देख रहे हो इनके एंटीना जो सेंसरी ऑर्गन है बच्चों, इनका जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ ये यहाँ पर एक मस्कुलर फुट होता है। मस्कुलर फुट ऐसे पैर के जैसा नहीं होता है, इस मस्कुलर फुट में से वेव लाइक मोशन होता है जिनकी मदद से ये आगे बढ़ता है, इस वेव लाइक मोशन। तो वेव लाइक मोशन को और स्लिपरी करने के लिए ये म्यूकस निकालता है। म्यूकस क्या करता है? इसके फुट को और स्लिपरी करते हैं ताकि मस्त तरीके से आगे फिसलता हो जाए, ज़्यादा उसको फोर्स लगाना ना पड़े। चलिए अपन एक बार थ्योरी देख लेते हैं। स्नेल इज अ मॉलस्क विच डजंट हैव बोन्स बट हैज मसल्स, ठीक है। शेल होता है, इसमें थिक मस्कुलर फुट होता है जो बाहर आता है शेल से। अब इसके फुट में भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मतलब वेव लाइक मूवमेंट आते हैं, ठीक है। स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट कैसा होता है? वेव लाइक मूवमेंट इन मस्कुलर फुट, वेव लाइक मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट इन मस्कुलर फुट। ठीक है बच्चों, स्लो ऐसे बहुत फास्ट नहीं, जैसे सांप की तरह तेज भाग रहा है, कॉकरोच की तरह तेज भाग रहा है, टिड्डी की तरह नहीं, बहुत धीरे 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 करके चलता है। इतना धीरे चलेगा कि आप सो के आ जाओगे ना, मतलब आप सो के आ जाओगे तो भी आपको दिख जाएगा, मतलब जरा बहुत धीरे धीरे चलता है, स्लो चलता है। इट्स अ वेरी स्लो ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। अब आगे तो कॉकरोच पे, मतलब मुझे तो इतना गंदा लगता है ना। वैसे देखो भगवान ने सबको इक्वल बनाया, मैं नहीं कहता मैं बड़ा हूँ कॉकरोच छोटा है या मैं सुपीरियर हूँ कॉकरोच। भगवान ने सबको बनाया है, सबको बराबर बनाया, सबको जीने का हक है, सबको खाने का हक है, सबको रहने का हक है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मैं बड़ा हूँ कॉकरोच छोटा है, या कॉकरोच को जीने का हक नहीं, उसको मार देना चाहिए, या कॉकरोच मेरे घर में। अरे भगवान ने तो ज़मीन बनाई, भगवान ने थोड़ा ना बोला कि ज़मीन दे दो। इंसानों ने अपने हिसाब से ज़मीनें बांट ली, भाई पैसा देके ज़मीन खरीद ली, भगवान ने थोड़ा ना दी ज़मीनें। भगवान ने तो सबको रहने का हक दिया है। तो कॉकरोच तुम्हारे घर में, तो तुम उसको मार क्यों रहे हो? गलत बात है ना। ये अपन ने क्या आइडिया, ये अपने दिमाग में बचपन से वैसी बात बिठाई गई है कि भाई ये मेरा घर, ये उसकी ज़मीन, है ना। पर अगर आप ब्रॉड माइंड से सोचोगे तो भगवान ने ये रहने के लिए बनाई है, इसमें सबको रहना है। लेकिन इंसान अपने लालच स्वरूप क्या करता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बोलते तो मेरी इसमें कोई नहीं आएगा, मेरी परमिशन बना। अरे भगवान ने थोड़ा ना बोला था कि पूरी पूरी ज़मीन तुम ले लो, भगवान तो सबके लिए रहने के लिए बनाई है। इसलिए प्यारे बच्चों, आजकल जानवर देखने को नहीं मिलते, सब जगह इंसान आ गए, जानवरों को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया है, जंगल काट दिए। तभी तो शेर, आजकल शेर चीते वगैरह जो हैं अपने सिटीज़ में आ जाते हैं। आप न्यूज़ हो ना कि अरे चीता आ गया, अरे शेर आ गया, आप जो है ना सड़कों पे आ गए, कई कॉलोनीज में क्यों आ रहे हैं? आप इसके बाद को पिछले महीने जवाहर नगर नाले पे, मेरा घर क्या है जवाहर नगर में, और जवाहर नगर नाला मेरे घर से काफ़ी पास है, तो वहाँ पे मगरमच्छ देखने को मिला। तो ऐसे इंस्टेंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे जानवर को रहना है वहाँ पे इंसान ने जंगल काट के अपने घर बना दिए, बिल्डिंगें बना दी। तो जानवर बेचारे कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहेंगे, उड़ के दूसरे प्लेनेट पे थोड़ा ना अपना घर बनाएंगे। भाई प्लूटो में चले गए, मरकरी में चले गए, वहाँ रह रहे हैं, नॉट पॉसिबल। स्पेसशिप बना के उड़ गए बेचारे, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उनको भी जगह चाहिए रहने को, वो भी वही रहेंगे जहाँ आप रहते हो, उनको भी उतना ही बराबर हक है जितना आपको है रहने का, ठीक है प्यारे बच्चों। बट फिर भी पता नहीं क्यों कॉकरोच मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोड कैटेगरी में आते हैं। जैसे अमीबा मैंने बताया था प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं, मैं बताया स्नेल जो मॉलस्क कैटेगरी में आते हैं, वैसे जो कॉकरोच होता है वो आर्थ्रोपोड कैटेगरी में आता है। इसके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड यानी जुड़े हुए हाथ या जुड़े हुए पैर इसके होते हैं। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी इसमें विंग्स यानी पंख देखने को मिलते हैं। इसमें 2 तरह की मसल्स होते हैं, वॉकिंग और फ्लाइंग। वॉकिंग मसल्स की मदद से चलते हैं, इसके टांगों में अटैच होती है, वॉकिंग मसल्स की मदद से चलते हैं। फ्लाइंग मसल्स की मदद से क्या होता है? उड़ते हैं, ये विंग से कनेक्टेड होती हैं, ये इनको उड़ने में मदद करती है। कॉकरोच ज़्यादा लंबा नहीं उड़ पाते, ऐसे नहीं भी कॉकरोच उड़ के और ये ना हवा में चला गया, ऊपर उड़ता उड़ता जा रहा है, दूसरे मकान की छत पे चला गया, इतना लंबा नहीं उड़ पाते। कम डिस्टेंस पे ही उड़ पाते और कम ऊंचाई पे ही उड़ पाते, इतने कि उड़ के बिल्कुल ऊपर चले गए, ईगल के पास चले गए, उससे बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना बच्चों। मूवमेंट इन फिश वेरी इंपॉर्टेंट।
बच्चों फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, पानी में देखने को मिलता है। इसकी बॉडी की जो शेप होती है उसे स्ट्रीमलाइन बोला जाता है। देखिए इस तरह की शेप को बच्चों स्ट्रीमलाइन बोला जाता है, जिसमें आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा छोटा होता है बीच वाले हिस्से के मुकाबले। तो इस तरह की शेप को प्यारे बच्चों स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। क्योंकि इसमें आगे का और पीछे इससे छोटा होता है बीच वाले। तो ये जो शेप होती है ये आपको हवा और पानी को काटने में मदद करती है। भाई आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप जितनी भी रेसिंग बाइक्स आती हैं, KTM की ले लो, R15 ले लो, आप ये जितने भी रेसिंग बाइक्स आती हैं, हायाबुसा हो गए, सब आगे से तीखी होती हैं, फिर बीच में से थोड़ी सी मोटी, फिर पीछे से भी तीखी होती हैं। आगे से देखो ऐसे तीखी होती हैं, बीच में से फिर हल्की सी मोटी, फिर पीछे से भी जो पोर्शन है वो भी तीखा होता है। तो इस तरह के शेप को स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। क्या करते हैं, जब आप गाड़ी को चलाते हो ना तो हवा का बहुत फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को ऐसे काटती हुई निकलती हैं। देखिए नॉर्मल बाइक्स होती है वो उनकी शेप नॉर्मल होती है, बुलेट देखो नॉर्मल शेप है, लेकिन जो भी रेसिंग पर्पज से बनी हुई बाइक्स होती हैं, चाहे वो R15 हो गई, KTM हो गई, सुजुकी हो गई, तो उनकी जब आप डिज़ाइन देखो तो आगे से भी तीखी, पीछे से भी तीखी। तो इन गाड़ियों के इंजन बड़े छोटे होंगे तो भी ये तेज चल पाती है, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो हवा को काटती है, हवा के फोर्स को ब्रेक करती है। आप कोई सी भी बुलेट ले लो 350 सीसी की हैवी इंजन वाली बुलेट ले लो, और आप कम इंजन वाली रेसिंग बाइक ले लो, तो कम इंजन वाली रेसिंग बाइक भी उससे आगे निकल जाएगी बुलेट से, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, वो हवा को काट पाती है और वो आगे बढ़ जाती है। जबकि बुलेट के ऊपर, बुलेट की शेप की वजह से उसको हवा का बहुत प्रेशर, हालांकि ताकत बुलेट में ज़्यादा होगी लेकिन हवा की प्रेशर की वजह से वो ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। तो इस तरह की शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है प्यारे बच्चों, वो क्या करती है, इसका जो फ्रिक्शन होता है फोर्स को मिनिमाइज करती है, पानी को काटती है। अब फिश के अंदर फिन्स देखने को मिलते हैं। फिश के अंदर से पर नहीं होते, पर उनको फिन्स बोला जाता है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉडल, डॉर्सल, पेक्टोरल, पेल्विक, ये इस तरह के फिन्स देखने को मिलते हैं। फिन्स पर होते हैं जिनकी मदद से वो बेसिकली अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं और बैलेंस बनाती है, तैरने में जिनको मदद मिलती है। फिश के पास स्केलेटन भी होता है और मस्कुलर सिस्टम दोनों ही होते हैं। इनकी मदद से बच्चों क्या करती है, ये मूवमेंट शो करती है, तैरती है। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे। यह मूवमेंट इन फिश, देख पा रहे हो आप, ये जो इसके आपको पर दिख रहे हैं इनको फिन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मसल्स भी देखने को मिलते हैं, स्केलेटन सिस्टम भी देखने को मिलता है। होता क्या है प्यारे बच्चों, पहले मछली अपने सर को इस साइड करती है ना, और पैर उस साइड रहते हैं, फिर झटके से सर को इधर कर देगी, पैर को उधर कर देगी। देखो ध्यान से सुनना, ये मछली है, विजय सर का सर नहीं है, ये मछली का सर है। मछली अपने सर को थोड़ा सा इधर करेगी, और ये विजय सर का हाथ नहीं, मछली का पैर है, मतलब मछली की टेल है, टेल को उधर करेगी ऑपोजिट, फिर झटके से सर को उधर करेगी और टेल को उधर कर देगी। तो एक वेव लाइक मोशन आया, समझो एक झटका क्रिएट करा। ये झटके बार बार क्रिएट करके ही आगे बढ़ती जाती है। देखिए मछली का सर इधर हुआ, मछली की टेल इधर हुई, फिर झटके से सर इधर करा, टेल इधर करी, फिर सर इधर करा, टेल इधर करी। तो इसे बार बार चेंज करती है, इससे इसको एक फॉरवर्ड पुश मिलता है जिससे ये आगे बढ़ती जाती है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जर्क, इसको बोलते हैं जर्क। सबसे पहले ये क्या करती है, फ्रंट पार्ट को एक साइड कर्व करती है और टेल पार्ट को दूसरी साइड कर्व करती है, फिर क्विकली इसको ऑपोजिट कर देती है। तो इससे क्या होगा, झटका मिलता है, सर एक साइड टेल एक साइड, फिर ऑपोजिट कर देगी, सर इस साइड टेल इस साइड। तो जो बार बार ये जो चेंज करते हैं झटका मिलता है, झटके से आगे बढ़ती जाती है। झटके को जर्क बोलते हैं, जिस मेक अ जर्क एंड पुशेज अ बॉडी फॉरवर्ड। अब ये बार बार झटके देगी तो ये आगे तैरती हुई जाएगी। और इसके जो फिन्स होते हैं वो उसको बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। अब मैंने कहा था फिश के अंदर बोन्स होते हैं, लेकिन कुछ फिश में बोन्स नहीं होते, उनके जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है शार्क। इस पॉइंट पर आप 7 स्टार लगा दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। फिश लैकिंग बोन्स, मैं कहता फिश के अंदर बोन का, मछलियाँ भी तो अपन खाते हैं भाई, मछली देखे ना, मछली के अंदर हड्डियाँ होती हैं। जिन लोगों ने फिश खाई उन्हें बताया उसके अंदर कांटे होते हैं, हड्डियाँ भी होती हैं। लेकिन कुछ मछलियों के अंदर हड्डियाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी स्केलेटन सिस्टम होता है, वो स्केलेटन सिस्टम बना हुआ होता है कार्टिलेज का। इसका एग्जांपल है शार्क, रे फिश भी बोल सकते हैं, शार्क एंड रे फिश। शार्क एंड रे फिश, इनमें जो स्केलेटन होता है वो हड्डियों का ना बना हुआ होगा, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जैसे शार्क हो गए, रे फिश हो गए, जिनका जो स्केलेटन होता है वो हड्डियों के बजाय कार्टिलेज का बना हुआ होता है। नाउ मूवमेंट इन फिश अपन डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जो फिन्स होते हैं उसको बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। इसमें मसल्स हो, देखिए आप देखिए तो अपना सर और पूंछ हिला रही है, सर इधर तो पूंछ उधर, पूंछ उधर सर इधर, तो वही बार बार से जर्क लाइक मूवमेंट क्रिएट करके ये आगे बढ़ती जाती है। इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप इसको नोटिस नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसको स्लो मोशन, अगर कभी आप कोई वीडियो देखो और आपके पास स्लो मोशन करने का कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप स्लो मोशन करना है तो आपको पता पड़ेगा फिश का सर इधर है तो पूंछ उधर है, फिर सर इधर है तो पूंछ इधर है, सर इधर तो पूंछ इधर, सर इधर तो पूंछ इधर। तो ऐसे क्या ये जर्क क्रिएट करके आगे बढ़ती है। अभी इसमें तो क्या बहुत स्मूथ चल रहा है, आप इसको जज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्लो मोशन करने वाला सॉफ्टवेयर है तो आप किसी भी वीडियो को खोल के मछली का तैरते हुए स्लो मोशन करना आप समझ जाओगे कैसे वो जो मैंने बताया बिल्कुल वही इंप्लीमेंट एग्जैक्टली हो जाता है ना। मूवमेंट इन स्नेक, स्नेक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंग के चलते, क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, रेंग के चलते हैं। इनके पास भी स्केलेटल और मस्कुलर मूवमेंट होता है, जैसे फिश के पास था, इनके पास भी स्केलेटल और मस्कुलर मूवमेंट होता है। जो इसकी मसल्स होती हैं वो इसकी हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से और स्किन से कनेक्टेड होती हैं। देखिए मसल्स वैसे भी कनेक्टेड होती है। तो स्नेक एक रेप्टाइल है, ठीक है। रेप्टाइल वो होते हैं जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। छिपकलियाँ भी रेप्टाइल की कैटेगरी में आती हैं। तो जो रेप्टाइल होता है स्नेक, इसके पास मसल्स भी होती हैं और स्केलेटन सिस्टम होता है, और स्केलेटन सिस्टम बोन्स का बना हुआ होता है। इसकी जो मसल्स होती हैं उसके रीढ़ की हड्डी से, रिब से और स्किन से चिपकी हुई होती हैं। अब स्नेक क्या करता है, कर्व होकर लूप्स बनाता है। आपने कैसे लहरा के चलता है, यूँ लहरा के चलता है, तो ऐसे लूप बनाता है पेट के बल पे। और ऐसे लूप बनाने से क्या होता है, इसको आगे धक्का मिलता है। जैसे मछली भी ऐसे लूप बनाती थी ना, तो मछली को भी लूप बनाने से आगे झटका मिलता था। अब मछली तो पानी में था, जमीन पे चला, जमीन में पेट के बल चलता है। ये जमीन में सांप पेट के बल चलता है, ऐसे लूप्स बनाता है। तो जैसे लूप्स बनाएगा तो उसको आगे पुश मिलेगा और आगे बढ़ता हुआ जाएगा। देखिए आप इसको देखिए, मैंने एक और इसमें वीडियो लिया, देखिए लूप, ये पेट के बल चलता है और ये लूप बना रहा है, ऐसे लूप बना रहा है, और लूप बनाने से इसको आगे झटका मिलता है और बार बार लूप बनाने से आगे बढ़ता हुआ जाता है। दीज लूप्स प्रोवाइड स्नेक फॉरवर्ड मूवमेंट। These loops provide snake forward movement. ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी जानवर होते हैं ऐसे लूप्स बनाते हैं, लूप्स बनाने से उनको झटका मिलता है फॉरवर्ड, और बार बार लूप बनाएंगे तो बार बार आगे का झटका मिलेगा और आगे बढ़ते हुए ये जाएंगे। लूप का मतलब ऐसे कर्व जो बना रहे, कर्व बना रहे ऐसे, ये जो कर्व बना रहे उसको लूप बोला जाता है ना। मूवमेंट इन बर्ड्स, बर्ड्स एवीज कैटेगरी में आते हैं। बर्ड्स उड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। तो बर्ड के पास जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं। मैंने बताया हाथों को बोलते हैं फोर लिम्स, पैरों को बोलते हैं हाइंड लिम्स। इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी शोल्डर बोन बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ये विंग्स को फड़फड़ा के अच्छे से उड़ पाते हैं। और जिसके हिंड लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, वो पकड़ने के, तैरने के या चलने और दौड़ने काम में आते हैं। तो जो बर्ड होती है वो एक एवियस कैटेगरी में आती है। इसके जो फोर लिम्स होते हैं, हाथ होते हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। इनके देखो विंग्स और फैदर में क्या अंतर होता है। फैदर जो होते हैं वो विंग्स पे लगे हुए होते हैं। फैदर, जो फैदर्स होते हैं, फैदर्स आर अटैच्ड ऑन विंग्स। फैदर यानी पर, वो जो पर नहीं तो मोर, वो जो पर नहीं तो पर गिर जाते हैं, कबूतर उड़ा तो ऐसे पर नीचे गिर जाता है, ठीक है। कोई चिड़िया उड़ी तो पर नीचे गिर जाता है। तो वो जो होते हैं ना ऐसे लंबे लंबे, उन्हें पर बोला जाता है। जैसे ऐसे होते हैं, आप समझ जाओगे। ये ऐसे कबूतर के पंखों में से निकल के गिरते हैं, ऐसे पत्ती नुमा होते हैं, इन्हें पर बोला जाता है। ये क्या होते हैं, फैदर होते हैं। ये इनके विंग्स पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। बच्चे फैदर और विंग्स को एक ही समझते हैं, फैदर अलग चीज़ है, विंग्स अलग चीज़ है। विंग्स तो वो होते हैं इनके हाथ, और इनके हाथ मतलब मॉडिफाइड फोरलिम्स होते हैं, और इनके हाथों पे जो वो लगे होते हैं ऐसे पत्ती नुमा स्ट्रक्चर, उन्हें फैदर बोला जाता है। विंग्स और फैदर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब पहले जो इनके फैदर हुआ करते थे उनका मेन फंक्शन क्या था, ठंड से इनको बचाना। तो ये फैदर का जो फंक्शन है वो उड़ने में मदद करने के साथ साथ ठंड से बचाने का भी
होता है। इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, मतलब अंदर से खोखली होती हैं, जो कि इनको हल्का बनाए ताकि उड़ने में इनको मदद मिल सके। और इनके जो जॉइंट होते हैं शोल्डर के बहुत स्ट्रांग होते हैं, मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं ताकि बहुत अच्छे से पंख फड़फड़ा सके, लंबी देर तक फड़फड़ा सके, इससे ज़्यादा समय देर तक ये उड़ते रहे। पर्चिंग का मतलब होता है डाली पे पकड़ बना के बैठना। पर्चिंग का मतलब होता है डाली पे पकड़ बना के बैठना। देखो बच्चों, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक बेसिकली ये ऑस्ट्रिच है और ये बहुत तेज भागता है, ये बहुत ज़बरदस्त भागता है बच्चों, है ना। अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिच बहुत ज़बरदस्त भागता है ये, मतलब ये इतनी तेज़ भागता है कि आप इससे पंगा नहीं ले सकते हो और आप इसे लड़ भी नहीं सकते हो ना, तो आप इसे तेज़ भाग सकते हो ना आप इसे लड़ सकते हो। इसके जो पैर के जो पंजे होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको ये छील छील के मार देगा, इतना ज़बरदस्त होता है और बहुत ऊंचा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। आप ना तो इससे तेज़ भाग सकते हो न इससे लड़ सकते हो। तो ऑस्ट्रिच जो होता है बहुत ज़बरदस्त, ऑस्ट्रिच का मीट भी खाया जाता है और ऑस्ट्रिच के एग्स भी खाए जाते हैं। मैं आपको बताऊँ बच्चों, ऑस्ट्रिच का एग इतना बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल अंडे के मुकाबले 5 या 6 गुना बड़ा होता है और उस एक अंडे की सब्जी बनाएंगे तो 3 जने भरपेट आराम से खा सकते हैं। इसका अंडा भी खाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा और मज़ा भी आया होगा। तो बच्चों आज का होमवर्क क्या, आपको वर्कशीट नंबर 2 करनी है, थ्योरी नोट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इस बच्चे के जैसे नहीं बनना है, आपको हमेशा होमवर्क की तरफ अपने मोशन को करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखना। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद।